मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो नया चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, इस चैप्टर में रेडिएशन भी इन्वॉल्व है, बट चैप्टर का नाम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दिया है। ये न्यू बुक के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 3 है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें से कुछ टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स के हैं जो कि एक सेपरेट चैप्टर बन के चैप्टर नंबर 4 में दिया है, तो उस वजह से हम थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर नहीं लेंगे इस चैप्टर में, वो सेपरेटली एज ए चैप्टर हमको वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का इंट्रोडक्शन जो है वो जानना है। ठीक है, सबसे पहले गैस का कंसेप्ट। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए मैटर इज फाउंड इन 3 स्टेट। ठीक है, रिसेंटली उसके ऊपर रिसर्च हुआ। ठीक है, रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि मैटर इज फाउंड इन 5th स्टेट ऑल्सो, और वो जो स्टेट है उसके बारे में अभी प्रीवियसली कुछ दिनों पहले आया हुआ है। ठीक है, बट हमें जो पढ़ना है बेसिकली हम जानते हैं कि मैटर इज फाउंड इन 3 स्टेट। उसके अलावा चौथा स्टेट प्लाज्मा है। ठीक है, उसके बाद में 5वां स्टेट जो है वो आइंस्टाइन बोस पोस्टुलेट। ठीक है, तो आइंस्टाइन बोस सबऑर्डिनेट केस में आपको 5th स्टेट दिया है, बट आपको सिर्फ जानना है 3 स्टेट्स के बारे में। मैटर इज फाउंड इन 3 स्टेट, मेनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, मतलब कोई भी मैटर आपको ये 3 स्टेट्स में ज्यादा करके दिखाई देता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैसेस। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड को छोड़ दीजिए क्योंकि हम गैसेस की स्टडी देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है गैसेस के बारे में। गैसेस हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। ठीक है, गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो उनको स्पेशल बनाती है। ठीक है, जैसे कि हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कंप्रेस कर सकते हैं, वैसे ही हम गैसेस को एक्सपांड भी कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और वो इजीली कंप्रेस और एक्सपांड हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आप गैसेस को लिक्विफाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमको यहाँ पर जानना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप यहां पर क्या लिखेंगे, मैटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, मैटर 3 स्टेट में होता है। ठीक है, गैसेस have some special properties। गैसेस में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है देन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैसेस में कुछ क्या रहती है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज रहती है। एज इट कैन बी, यानी गैस के बारे में लिखा है, गैस कैन बी कंप्रेस्ड और एक्सपांडेड इजीली। ठीक है, ये यहां पर आपको दिया हुआ। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज गैसेस के बारे में है ये अभी हमको यहाँ पर जानना है। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस की जनरल प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में अभी हमें यहां पर जानना है। ठीक है, देखिए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। सबसे पहला यहां जो गैसेस होती है उनकी डेंसिटी काफी कम होती है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे गैसेस हैव लो डेंसिटी।
ठीक है, उनका डेंसिटी कम होता है। डेंसिटी क्यों कम होता है? डेंसिटी इसीलिए कम होता है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस मेंटेन करने की वजह से ही उनकी डेंसिटी क्या रहती है? कम रहती है, ठीक है। वो एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं, इसीलिए वो डेंसिटी में कम, ठीक है। उसके बाद में दूसरा प्रॉपर्टी है, दे आर होमोजेनियस, ठीक है, मतलब गैसेस जो होती है वो होमोजेनियस होती है। अब ये होमोजेनियस का मतलब क्या है कि इनका जो ये प्रोपोर्शन होता है ये हमेशा इक्वल होता है। मान लीजिए किसी रूम में आप बैठे हो तो उस रूम में जितनी गैस है, ठीक है, अगर वो वहां से बाहर भी जाती है तो उतने ही सेम अमाउंट की गैस फिर से वहां पर एंटर करेगी। मतलब गैसेस का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ के सराउंडिंग में अगर हम नाइट्रोजन गैस की बात करें तो अर्थ के सराउंडिंग में 78% तक नाइट्रोजन गैस है। क्या ये कम ज्यादा होती है क्या? नहीं, ठीक है, ये एज इट इज है क्योंकि वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट दो प्रॉपर्टी अभी हमने लिखे, ये लो डेंसिटी है, एक है कि दे आर होमोजेनियस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो या एक्सपांड कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो यहां पर हम ये लिखेंगे, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड और एक्सपांडेड इजीली, ठीक है। आप गैसेस को कंप्रेस भी कर सकते हो, जैसे कि हम हमारे व्हीकल में जो एयर जो पुटअप करते हैं ट्यूब में, ठीक है, वो टायर ट्यूब में जब हम एयर पुट करते हैं वो कंप्रेस्ड एयर होती है, यानी प्रेशराइज एयर होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, गैसेस को आप कंप्रेस भी कर सकते हो और इजीली एक्सपांड भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, यानी आप उसके लिक्विड के कंटेंट्स जो है उसमें ला सकते हो, बट उस समय पे ध्यान में रखना है गैसेस का टेम्परेचर लो होना चाहिए और उनका प्रेशर हाई होना चाहिए। मतलब गैसेस कैन बी लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। तो हम यहां पर ये लिखेंगे, इट कैन बी, यानी गैसेस कैन बी लिक्विफाइड एट, कब लिक्विफाइड हो सकती है? कंडीशन जब टेम्परेचर कम रहेगा एंड प्रेशर हाई रहेगा, एंड हाई प्रेशर, ठीक है। इट कैन बी लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये दिया हुआ, ठीक है, इसको आप लिक्विफाइड कर सकते हो, ठीक है, लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। अगर गैस को आपने किसी कंटेनर में एनक्लोज किया, गैस को अगर आपने किसी कंटेनर में अगर एनक्लोज किया तो उस कंटेनर की जो इनर वॉल्स होती है उस पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, ठीक है। तो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर on the walls of the container, ठीक है, on the walls of the container, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका यहाँ पे, ये है कुछ जनरल प्रॉपर्टीज गैसेस की, ठीक है। दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब हमें कुछ टर्म्स देखनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। अब ये वर्ड हमारे कॉमन यूज में है, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब क्या होता है टेम्परेचर, ठीक है। किसी भी मैटर में हॉटनेस
या कोल्डनेस मेजर करने के लिए, किसी भी बॉडी में हॉटनेस या कोल्डनेस मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी यूज होती है हम उसको टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, द मेजर ऑफ, इट इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन ए बॉडी। मतलब बॉडी में हॉटनेस कितना है या कोल्डनेस कितना है ये जानने के लिए, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन ए बॉडी ये जानने के लिए जो टर्म हमने निकाली है, जो टर्म हम यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, हम उसको कहते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इसके बारे में? इट इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन ए बॉडी। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में यहां पर ये ध्यान में रखना है, इट इज मेजर्ड इन, टेम्परेचर किस में गिना जाता है? इट इज मेजर्ड इन केल्विन। ठीक है, ऐसा यूनिट जो है टेम्परेचर का वो केल्विन। ठीक है, और अगर ऐसे देखा जाए वेदर में जो हम टेम्परेचर देखते हैं, कई सिटीज का टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है, तो वो टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में यूज करते हैं। ठीक है, बट टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पे हमें यहां पर देखना है नेक्स्ट, यहां पे हम लिखेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब मैंने टेम्परेचर बताया, ठीक है, अब हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है इसके बारे में जानना। सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या? देखिए, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हमने कुछ स्केल बनाई है। ठीक है, ये स्केल से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर मेजर करते हैं एब्सोल्यूट स्केल पे, अगर हम टेम्परेचर मेजर करते हैं किस पे? एब्सोल्यूट स्केल पे, तो वो टेम्परेचर कहलाता है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? द टेम्परेचर which is measured on an absolute scale। ठीक है, एब्सोल्यूट स्केल पे जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है, ठीक है, कॉल्ड एज, हम उसको कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब यहां पर अगर आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा, अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस है, आपको उसको कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ पर ये 1 एज इट इज रखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस 273 केल्विन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ये आपका 1 + 273 यानी 274 केल्विन होगा। यानी इन जनरल आप क्या लिख सकते हैं? T डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू T प्लस 273 केल्विन, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। मतलब जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है उसमें सिर्फ आपने क्या करना है? 273 केल्विन ऐड कर देना है, आपको वो टेम्परेचर केल्विन में मिल जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे, अब हमें यहाँ पर गिवन है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, अब ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है ये अभी हमको यहाँ पर जानना है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है, अब ये जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है ये क्या है? ये ध्यान में रखना है कि ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता ये टेम्परेचर। ठीक है, तो इट इज
एन इमेजिनरी कंसेप्ट बिल्डअप बाय केल्विन, ये केल्विन ने बनाया हुआ इमेजिनरी कंसेप्ट ध्यान में रखना। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूलर एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, ठीक है। बट ये ध्यान में रखना है कि जिस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स अपना मोशन करना बंद कर दे, मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां पर आप लिखते हुए क्या लिखेंगे? अ टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, ठीक है। मतलब जहां पे मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाता है? सीज हो जाता है। हम ऐसे टेम्परेचर को क्या कहते हैं? कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना। अब ये जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, मैं पहले ही बता चुका हूं, इट इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट बिल्डअप बाय केल्विन। ये केल्विन ने एक कंसेप्ट बनाया था उनका, और वही कंसेप्ट को जानने के लिए अभी हमें यहाँ पर देखना है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या हो सकता है? सबसे पहली चीज, काइनेटिक एनर्जी जो है गैस का जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में गैस का जो वॉल्यूम है वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में गैस का जो प्रेशर जो है वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, प्रेशर जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में नो रियल गैस एग्जिस्ट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां पे अभी हम क्या लिखेंगे? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है तो क्या होता है? पहला, काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। उसके बाद में वॉल्यूम विल बी जीरो, ठीक है। वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। उसके बाद में यहां पे जो प्रेशर है वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाएगा, मॉलिक्यूल अपना मोशन नहीं कर सकते, सो मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, ठीक है। और लास्ट में नो गैस एग्जिस्ट, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कोई भी जो गैस है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही जो है ये है आपके एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या है वो मैंने यहां लिख दिया है। अब जैसा कि हम जानते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, मैंने बताया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जीरो होता है, वॉल्यूम ऑफ द गैस जीरो होता है, प्रेशर जीरो होता है गैस का, ठीक है। उसके बाद में मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाता है, मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कोई रियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ये आपको दिए हुए कुछ पॉइंट्स, जैसा कि मैंने बताया इट इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट गिवन बाय केल्विन, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है ये एक क्या है? इमेजिनरी कंसेप्ट है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में ये ध्यान में रखना है कि ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। ऐसा आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, जिसकी वजह से हम वॉल्यूम को कभी हम जीरो नहीं कर सकते,
किसी भी गैस के केस में हम वॉल्यूम को जीरो नहीं कर सकते, तो जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर होगा किसी भी गैस का, वो हम कह सकते हैं कि वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। बट प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ना। अब इसके बाद में यहाँ पर हमें जानना है काइनेटिक थ्योरी के बारे में बनाए गए अजम्पशंस, ठीक है। तो इन अजम्पशंस के बारे में अभी हमें एक एक करके जानना है, ठीक है। सबसे पहला अजम्पशन ये है, गैस में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, गैस मॉलिक्यूल। सो गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये सबसे पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आप एक ही गैस लेते हैं, एक गैस में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, एक ही सेम गैस जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लेंगे, दे आर ऑल आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपने फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस लिया, तो हाइड्रोजन गैस में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे से, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो अजम्पशन है उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, दे आर रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर, ठीक है। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स। अब इसके बाद में ध्यान में रखना है, अब शेप तो नहीं दिखाई देता, रिजिड क्यों कहा गया, क्योंकि कोलिजन होने के बाद में ध्यान में रखना है उनके बीच के डिस्टेंसेस चेंज नहीं होते गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में। और परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर हमें कोलिजन के बाद, कोलिजन के वक्त इनका जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद में जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, मतलब गैस के मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में फैल सकते हैं, ठीक है, और हर वेलोसिटी के साथ वो ट्रेवल कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। गैस मॉलिक्यूल्स ऑलवेज ट्रेवल्स, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है, और हर पॉसिबल वेलोसिटीज के साथ ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब वो रैंडमली मूव करते हैं, दैट इज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। इसीलिए लिखा हुआ है the gas molecules are continuously moving in all possible direction with all possible velocities, that is in the state of random motion, ठीक है, उनकी कोई एक यूनिक डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल कैसे भी ट्रेवल करते हैं, तो ड्यूरिंग रैंडम मोशन गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते भी, ठीक है। तो नेक्स्ट अजम्पशन ये है, ड्यूरिंग रैंडम मोशन दे कोलाइड विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से कोलाइड भी होते हैं। ड्यूरिंग रैंडम मोशन दे कोलाइड विथ ईच अदर, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ड्यूरिंग रैंडम मोशन दे कोलाइड विथ ईच अदर, बट दिस कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। बट गैस मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो ना उनका काइनेटिक एनर्जी बदलता है, ना उनका मोमेंटम चेंज होता है, वो दोनों भी कंजर्व रहते हैं, इसीलिए उनका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा अजम्पशन ये है, ड्यूरिंग रैंडम मोशन गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर, ड्यूरिंग रैंडम मोशन गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर, ठीक है, एंड दिस कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद ये ध्यान में रखना है, जब भी गैस मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं
तो वो एक दूसरे से टकराते हैं। तो दो सक्सेसिव कोलिजन लीजिए, यानी लगातार होने वाले दो कोलिजन लीजिए बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जब भी गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ध्यान में रखिए, दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन एवरी टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। और यही जो स्ट्रेट लाइन पाथ में जो गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल करते हैं बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उस स्ट्रेट लाइन पाथ को हम फ्री पाथ कहते हैं, ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स कोलिजन के वक्त में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और वही स्ट्रेट लाइन पाथ को हम फ्री पाथ कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर गिवन है, ए मॉलिक्यूल्स ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। गैस मॉलिक्यूल के दो लगातार कोलिजन जब होते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, जिसको हम फ्री पाथ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम सिलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए आपने एक हॉल का वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, उसमें गैस है, ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एवरेज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो वो गैस मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर पर्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, किसी पर्टिकुलर स्पेस में एवरेज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। मतलब कि टेम्परेचर को गैस मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम होता है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट हम प्रूव करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है, एक सिंगल कोलिजन के लिए जो टाइम लगता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। द टाइम टेकन फॉर कोलिजन मतलब गैस मॉलिक्यूल को टकराने के लिए लगने वाला टाइम या टाइम ऑफ इंपैक्ट, ठीक है, वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू टाइम टेकन बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल के कोलिजन के लिए जो टाइम लगता है और जो टाइम इंटरवल होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। टकराने के लिए कम टाइम लगता है, बट दो सक्सेसिव कोलिजन के वक्त जो टाइम इंटरवल होता है वो ज्यादा है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और फाइनली लास्ट पॉइंट हमको ये दिया है, जितना गैस का टोटल मास होता है, किसी भी गैस का जो टोटल मास होता है, ठीक है, और उसमें गैस के एक्चुअल वॉल्यूम जितना गैस मॉलिक्यूल लेते हैं वो कम होता है। मतलब जितना गैस का मास होता है, ठीक है, टोटल मास होता है, वो ध्यान में रखना है उतनी जगह गैस के मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई नहीं करते, उससे कम जगह लेते हैं। एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल, actual volume occupied by the gas molecule is always less than total mass of the gas, ठीक है। मतलब गैस का जितना टोटल मास होता है उसके कंपैरिजन में जितनी जगह गैस मॉलिक्यूल्स लेते हैं वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये कुछ assumptions है जो अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब ये ध्यान में रखिए, ये जो सारे assumptions है, जो भी गैस इन सारे assumptions को सेटिस्फाई करती है या ओबे करती है, हम उसको कहते हैं आइडियल गैस,
ठीक है, ध्यान में रखना है। अ गैस विच सैटिस्फाइड ऑल द अबव अजम्पशन, जितने अजम्पशंस यहाँ पर दिए हुए इन सारे अजम्पशंस को जो गैस फॉलो करेगी हम उसको कहते हैं आइडियल गैस। ध्यान में रखना है, ठीक है। आइडियल गैस प्रैक्टिकली नहीं होता, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये सारे अजम्पशन एक इंडिविजुअल गैस फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। और ये बोर्ड क्वेश्चन है, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है। assumption, state the assumptions of kinetic theory of gases. Now assumptions of kinetic theory of gases होने के बाद अभी हमें यहाँ पे आइडियल गैस के बारे में जानना है। जैसा कि मैंने आपको assumption में बताया, जो गैस काइनेटिक थ्योरी के assumptions को, सारे assumptions को फॉलो करता है, वो गैस आपका कौन सा गैस है? वो गैस है आपका आइडियल गैस, ठीक है। तो आइडियल गैस क्या है ये अभी हमको यहाँ पर जानना, ठीक है। आइडियल गैस में मॉलिक्यूलर साइज 0 होता है। मॉलिक्यूलर का साइज, मॉलिक्यूल साइज जो होता है वो 0 होता है। मतलब उनके मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उसको कहते हैं मियर मास पॉइंट्स, ठीक है, बहुत ही छोटे, ठीक है। और आपको ये दिया हुआ है एंड निग्लिजिबल मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स एक तो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, 0 मॉलिक्यूलर साइज है, उनका कोई साइज ही नहीं है, ठीक है। और वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम। ऐसी गैस जहां पे मॉलिक्यूलर साइज 0 है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना के बराबर है, ऐसे गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं, ठीक है। अब आइडियल गैस के कंसेप्ट में अभी हमें कुछ पॉइंट जानने, मतलब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स से समझ लीजिए कि हमें आइडियल गैस के बारे में क्या क्या चीजें पता है। सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखना है, आइडियल गैस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में एक इक्वेशन बना है जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है वो होता है PV इक्वल्स टू RT, PV इक्वल्स टू RT, ठीक है। अगर हम 1 मोल ऑफ गैस लेते हैं, ठीक है, और अगर आपने n मोल ऑफ गैस लिया, मोल मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर गैस आपने मोल में अगर लेता है, n मोल में अगर आपने गैस ली, तो ध्यान में रखना है कि रिलेशन बनेगा PV इक्वल्स टू nRT। ये ध्यान में रखिए, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में, ठीक है। इसमें R जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और n यानी नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। P यानी प्रेशर, V यानी वॉल्यूम और T यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको पॉइंट क्या दिया हुआ है, जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर मियर मास पॉइंट, ठीक है, मतलब वो इतने छोटे होते हैं पॉइंट के समान, बट उनमें कोई भी वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। मतलब आइडियल गैस के मॉलिक्यूल जगह ऑक्यूपाई नहीं करते। कैन इट बी पॉसिबल इन प्रैक्टिकल? नहीं, प्रैक्टिस ए पॉसिबली नहीं है। व्हाई? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल चाहे कोई भी साइज का रहेगा बट वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब उसमें वॉल्यूम होगा। बट आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के केस में क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस आर पॉइंट मासेस विद 0 वॉल्यूम, उनका कोई वॉल्यूम नहीं रहता, मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आइडियल गैस में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, आइडियल गैस पॉजेसेस ओनली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो रियल गैसेस होते हैं उनमें पोटेंशियल एनर्जी के साथ काइनेटिक एनर्जी होती है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है आइडियल गैस के लिए वो नहीं होता या नेग्लिजिबल होता है। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन केस ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, ध्यान में रखना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होता,
और इसीलिए कहा गया है कि अगर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन ईच अदर, अगर ऐसा है तो वो उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आइडियल गैस मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑन ईच अदर, देयरफॉर इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 0। आइडियल गैस का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट नहीं होता बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद में आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम 0 होता है आइडियल गैस का। ठीक है, तो इसीलिए दिया हुआ है द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम आइडियल गैस के केस में 0 होता है। ठीक है, अब उसके बाद में ये ध्यान में रखना है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है आइडियल गैस का, वो डिपेंड करता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको ये दिया हुआ, यूनिवर्स में यानी पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो आइडियल है, यानी कोई भी गैस काइनेटिक थ्योरी के पूरे अजम्पशंस को फॉलो नहीं करती, और इसीलिए लिखा हुआ है नो गैस इन द यूनिवर्स इज आइडियल। ठीक है, कोई भी गैस यूनिवर्स में आइडियल नहीं है, और आइडियल गैस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, प्रैक्टिकली आइडियल गैस नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, बट कुछ रियल गैसेस ऐसी है जिनका बिहेवियर आइडियल गैस के समान है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने वाली गैसेस है। ठीक है, तो ये जो गैसेस है इनका बिहेवियर रियल गैस के समान होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ। उसके बाद जो मोनो एटॉमिक इनर्ट गैसेस होती है, इनर्ट गैसेस यानी नोबल गैसेस। ठीक है, जो नोबल गैसेस है मोनो एटॉमिक, जैसे कि नियॉन हो गया, आर्गॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये जो मोनो एटॉमिक इनर्ट गैसेस जो है ये बिहेव करती है आइडियल गैस के समान। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर आप रियल गैस लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर इस कंडीशन में लेते हैं, अगर आप इनर्ट गैस किस में लेते हैं, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशन में लेते हैं, तो ध्यान में रखना है रियल गैस का बिहेवियर भी आइडियल गैस के समान हो सकता है। द बिहेवियर ऑफ रियल गैस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यानी टेम्परेचर लो और प्रेशर अगर हाई है, ऐसे कंडीशन में रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस के समान होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट में ये ध्यान में रखना है आइडियल गैस स्ट्रिक्टली ओबेज ऑल दी गैस लॉज। ठीक है, आइडियल गैस जो है वो सारे गैस लॉ को ओबे करता है, चाहे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, हर प्रकार के गैस लॉज जो है वो ओबे करता है आइडियल गैस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टॉपिक कंसेप्ट ऑफ आइडियल गैस।